ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो जैसा कि ना लास्ट क्लास में मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाला चैप्टर डिस्कस कर रहा था, तो उसी में अभी आगे जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको आज डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा आप सभी लोगों का, और वो 1 मिनट में जो मैं गाइडेंस आपको दूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी से ही आपके है ना एग्जाम में 10 में से 10 नंबर पक्के होंगे, 10 में से 10 नंबर आएंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में जितनी भी मैं थ्योरी करा रहा हूँ ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और लिखना हो तो इसे लिखिएगा भी, क्योंकि इसी से ही है ना आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अगर आपने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा तो, है ना, तो थ्योरी को सुनना, समझना और लिखना ज़रूरी होता है। तो क्लास में मैं जितनी थ्योरी करा रहा हूँ इससे ज़्यादा कहीं से भी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कहीं किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी पीडीएफ से पढ़ने की ज़रूरत है। थ्योरी मत पढ़िए कहीं से। इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और उसमें सबसे पहले पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें पहले करनी चाहिए। तो इसके लिए ना आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। वहाँ पर दो चीज़ें फॉलो करनी है डेली बेसिस पर। एक तो कम्युनिटी वाला सेक्शन जहाँ पर मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप उनके आंसर देंगे तो आपको सेम फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं। फिर चले जाओ आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं वो सारी देखनी है आपको। ठीक है, अगर आप बोलेंगे सर इन एमसीक्यूज के पीडीएफ फाइल हमें मिल जाएंगे, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, आज की डेट में टेलीग्राम सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, सब में होता है। तो टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन पर मेरा एक चैनल है, सेम नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी को मेरे ये दोनों ऑफिशियल चैनल ना मिल रहे हों तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जो भी जिस पे चाहें, अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। मेरे ये ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। तो 1 मिनट का समय समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 17 अक्टूबर 2024, यानी कि 17 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर चल रहा है बेटा, इसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हिंदी में कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। और लास्ट क्लास में ना मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में बता रहा था, तो मदरबोर्ड के जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स थे उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। बट अभी भी है ना मदरबोर्ड खत्म नहीं हुआ है, इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं। तो एक बार फिर से है ना मदरबोर्ड हेडिंग डाल दीजिए और आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को और दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? इसको पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, मदरबोर्ड के ऊपर है ना आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आज की क्लास में हम देखेंगे दैट इज बस का कॉन्सेप्ट। कई बार है ना हम एग्जाम में है ना क्वेश्चन देखते हैं कि बस कितने प्रकार की होती है, बस का मीनिंग क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन है ना हमें पेपर में देखने को मिलते रहते हैं। तो बस का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कंप्यूटर के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ।
सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बस का है ना कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर बस का फुल फॉर्म क्या है, पूछते हैं, तो बस का अपना कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। बस बस कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि बस का बेसिकली मतलब क्या है। देखो, कंप्यूटर में ना बस का सिंपल सा मतलब है दैट इज डेटा ट्रैवलर। डेटा ट्रैवलर है ना, यानी कि डाटा को स्थानांतरित करने वाला। हिंदी में भी लिख सकते हैं, डाटा को स्थानांतरित करने वाला, यानी कि जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएगा उसी को बस के नाम से बोल दिया जाएगा। अब ये बस बेसिकली होती कैसी है कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, बेसिकली है ना बस कॉपर, कॉपर एक मटेरियल होता है, यह बात आपको पता ही है ना। तो कॉपर के ट्रैक या फिर ट्रेल कहा जाता है इनको, कॉपर की ट्रैक्स या ट्रेल बोल देते हैं बस इसको। या फिर है ना, या फिर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल वायर लगे होते हैं, इंटरनल वायर्स, उनको भी है ना हम बस के नाम से बोल देते हैं। यानी कि हिंदी में इन्हें कहा जाएगा आंतरिक तारें बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं है ना आपको ये बस एग्जैक्टली दिखाता हूं कि मदरबोर्ड पर कैसी होती हैं। ठीक है, तो अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा और उस डिस्प्ले कैप्चर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं कि बस का कॉन्सेप्ट होता कैसा है। ठीक है, देखो अभी है ना मैं अपने कंप्यूटर में जिसमें विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट एज नाम के वेब ब्राउज़र में गूगल सर्च इंजन ओपन करके दिखा रहा हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बस ऑन मदरबोर्ड। देखो, कुछ इस तरीके की बसेस होती हैं, ये डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आपने ना कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोल के अगर देखा हो तो उसके अंदर आपको है ना पीसीबी मिली होगी, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर है ना आपको ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई देती होंगी, है ना। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आपको दिखाई देती हैं, इन्हीं को बेसिकली बसेस कहा जाता है। और इन्हीं में होके इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको आप डेटा भी कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है। तो आप चाहें तो प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। आज ही है ना अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खोल के देखना, या सबसे सिंपल है आपके घर में टीवी या एसी का रिमोट कंट्रोल होगा, उसे खोल के देखना, तो उसमें भी आपको पीसीबी में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी हुई दिखाई देंगी। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनी हुई दिखाई दे रही है ना, इन्हीं को बेसिकली बसेस कहा जाता है और ये कॉपर की होती हैं। ठीक है, और इन्हीं में होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। ठीक है जी, चलिए, तो समझ में आ गया कि बस एग्जैक्टली पीसीबी पर या मदरबोर्ड पर कैसी दिखाई देती है। ठीक, बट पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना बहुत सारे मतलब इंटरनल वायर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत पतले पतले आंतरिक तारे भी होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो उनको भी है ना बस बोल दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर केस में यही वाला आंसर हमारा सही होता है, यानी कि कॉपर के ट्रैक्स या कॉपर की ट्रेल को क्या कहा जाता है, बसेस कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बसेस के टाइप। जैसे सपोज दैट कि अगर हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर या किसी भी पीसीबी पर एक हार्डवेयर कंपोनेंट लगा हुआ है ए के नाम से और दूसरा हार्डवेयर कंपोनेंट बी के नाम से लगा हुआ है, तो अगर ए से कोई डाटा बी तक भेजना है तो बेसिकली ये डाटा बस नाम की बस से भेजा जाता है। यानी एक बस होगी जिसका नाम होगा डाटा बस, और इसके थ्रू ए से लेकर बी तक डाटा भेज दिया जाता है। अब ये बताइए, बी के पास जो डाटा पहुंचा है ए की तरफ से, तो बी को ये पता तो होना चाहिए ना, बी को ये बात मालूम होनी चाहिए कि डाटा मुझे भेजा किसने है। तो ये बात है ना बी को जाके बताती है एक और दूसरी बस, जिसे हम एड्रेस बस के नाम से बोल देते हैं। अच्छा, बी के पास जो डाटा पहुंचा है उस डाटा के साथ होना क्या है, क्या काम होगा, तो ये भी तो इन्फॉर्मेशन है ना बी को पता होनी चाहिए। जी हाँ, तो ये बात बताती है बी को, दैट इज कंट्रोल बस।
तो इस तरीके से टोटल मिला के ना हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर टोटल 3 बसेस का कॉन्सेप्ट होता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि बसेस कितने प्रकार की होती हैं, तो आंसर है 3 प्रकार की होती हैं। तो इसमें सबसे पहली बस का नाम है दैट इज डेटा बस। नोट कर लीजिए इसको। अब इसका सिंपल सा मतलब है डेटा को ले जाने वाली, डेटा को ले जाने वाली, यानी एक हार्डवेयर कंपोनेंट से दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट तक जो डेटा को लेके जाएगी उसी को डेटा बस के नाम से बोलते हैं। प्रॉपर इंग्लिश में कहना है तो बोल सकते हैं इट कैरीज द डेटा, यानी कि ये डेटा को लेके जाती है। इसके बाद है ना एक और बस हमें यहां देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं एड्रेस बस। इसका सिंपल सा मतलब है जो डेटा के एड्रेस को लेके जाती है, जो डेटा के एड्रेस को लेके जाती है, को लेकर जाती है। प्रॉपर इंग्लिश में कहना है तो हम बोल सकते हैं इट कैरीज द एड्रेस ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा है ना ए से लेकर बी तक भेजा गया होगा उसका एड्रेस कौन लेके जा रही है, एड्रेस बस बी तक, ताकि बी को एग्जैक्टली पता चल जाए कि मुझे ये डेटा भेजा किसने है। ठीक है। और तीसरी बस का नाम है यहां पर बेटा कंट्रोल बस। ये क्या काम कर रही है, तो कंट्रोल बस का जो काम है वो 2 तरीके से देखा जाता है। एक सबसे पहला है दैट इज टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा दैट इज टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का प्रकार। अब प्रकार का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल सा यहां पर है कि ऑपरेशन क्या होगा, ये यहां पर है ना कंट्रोल बस बी को जाके बताएगी। जैसे एग्जांपल के लिए जो डेटा है ना ए ना बी को भेजा है उसके साथ प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, करना क्या है, ये बात है ना ए बी को जाकर बताती है। मतलब ए से जो डाटा भेजा गया बी के पास, तो उसमें कंट्रोल बस है ना बी को जाके ये बता देती है कि तुम्हें इस डाटा के साथ क्या करना है। सपोज दैट कि ए ने है ना बी को ये बोला कि तुम है ना 10 + 20 करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। ए ने बी को ये बोला है कि 10 + 20 करके बताओ क्या आंसर आएगा। तो ये डाटा पहुंचा डाटा बस से बी के पास, ठीक है। अब बी को ये जानकारी लेनी है कि डाटा मुझे भेजा किसने है, तो ये किसके थ्रू आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, एड्रेस बस के थ्रू। और फिर है ना बी को है ना कंट्रोल बस ये कह देगी कि जो वैल्यू आपके पास आई है 10, या फिर ऐसे मान लो कि ए से है ना बी तक 2 वैल्यू भेजी गई है 10 और 20, कॉमा लगा दिया मैंने, 10 और 20 2 वैल्यू भेजी गई हैं बी को। अब बी को है ना कंट्रोल बस जाके ये बता देगी कि तुम्हारे पास जो 2 वैल्यू आई है ना 10 और 20, इन दोनों के बीच में प्लस करके आंसर बताइए कितना आएगा, यानी कि 30 आंसर आएगा, और उसे वापस ए की तरफ भेज दो। तो ए की तरफ वापस भेजने के लिए बी को पता भी तो होना चाहिए कि मुझे ये भेजा किसने था। तो इस तरीके से ये तीनों बसेस का कॉन्सेप्ट आता है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के नाम से। अब टाइप ऑफ ऑपरेशन तो आपको पता चल गया, यानी जो डाटा है ना बी के पास आया उसके साथ होना क्या है, कौन सा ऑपरेशन होगा, ये तो चलो टाइप ऑफ ऑपरेशन से पता चल गया। अब टाइमिंग सिग्नल का मतलब क्या है, टाइमिंग सिग्नल का मतलब ये होता है कि प्रॉपर कितने समय में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी पहले से तय की गई होती है, पहले से तय होती है। समझ में आ गया सभी को। तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, मैं आपको क्लियरली अब बता ही देता हूं कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि बस क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बसेस कितने प्रकार की होती हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डाटा बस का काम क्या है, एड्रेस बस का काम क्या है और कंट्रोल बस का काम क्या होता है। ठीक है, जिसमें कंट्रोल बस का काम मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ए की तरफ से जो डाटा बी के पास पहुंचा है ना, उसमें ऑपरेशन कौन सा लगना है, प्लस होना है, माइनस होना है, डिवीजन होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है, ये बात है ना कंट्रोल बस जाके बताती है बी को, इस डाटा के साथ ये काम कर दो। दूसरा टाइमिंग सिग्नल कि ये काम आपको इतने समय में ही पूरा करके देना है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन या सूचनाएं कंट्रोल बस ए से बी तक लेके जाती हैं। बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं। इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी है ना मैं आपको बता दूं, अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है
तो एज इट इज जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसी तरीके से सेम लिखा हुआ आपको मेरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसकी सारी कहानी मैं आपको इस क्लास के शुरुआत में बता ही रहा था कैसे आपको जोड़ना है। तो लिखने का अगर मन नहीं है तो बिल्कुल मत लिखिए, आराम से केवल सुनते रहिए ध्यान से और समझते रहिए, डाउट पूछते रहिए। एक बच्चे ने लिखा है सर डाटा डिजिटल फॉर्म में ट्रेवल करता है या एनालॉग फॉर्म में। देखो एक बात ध्यान से सुनिए सभी लोग कि डाटा के केस में ना, ये नोट कर लीजिए जिसको भी नोट करना है। बाकी ये सुनिए, जब भी कभी हम डेटा या डाटा की बात करते हैं, देखो इंग्लिश में तो डेटा कहा जाता है और हिंदी में डाटा लिखा जाता है। इस बात को नोट मत करना, पारुल ने पूछा है इसलिए मैं उनके कमेंट का आंसर दे रहा हूं। और सभी लोग सुनिए, डेटा के केस में है ना दो शब्द आते हैं, एक तो होता है डिजिटल डेटा और दूसरा होता है एनालॉग डेटा। अब इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, यानी कि डेटा हमारा एनालॉग है या डिजिटल है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो एनालॉग डेटा का सिंपल सा मतलब है कि एक डेटा जिसको फिजिकल फिनोमिना के थ्रू है ना हम बदलते हुए देख रहे हो, यानी जिसे हिंदी में कहा जाएगा भौतिक परिस्थितियों के आधार पर जो डेटा बदल रहा है या चल रहा है, तो उसको है ना हम एनालॉग डेटा के नाम से बोल देंगे, जिसमें भौतिक चीजें आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल करंट जब फ्लो करता है बिजली के तारों में होकर तो उसे एनालॉग ही कहा जाता है, उसे एनालॉग टाइप का ही कहा जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास है ना कोई भी ऐसा मेथड हो जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करा रहे हो आप, समझ में आ रहा है, तो वो एनालॉग ही कहलाएगा। जैसे बिजली के तार जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है तो वो एनालॉग ही कहलाता है, ठीक है। और अगर कंप्यूटर के केस में ये बात की जा रही है तो उसे फिर एनालॉग डेटा कह देता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में अगर डेटा मूव कर रहा है तो उसे एनालॉग डेटा कहेंगे। दूसरी बात, एक केबल या तार भी होती है जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं, जो इंटरनेट के केस में इस्तेमाल में लाई जाती है। और उस केबल में जो डेटा मूव करता है वो लाइट की फॉर्म में मूव करता है, प्रकाश के रूप में, तो वो भी हमारा एनालॉग डेटा कहलाता है। और तीसरा वायरलेस, यानी कि बिना तार के भी अगर डेटा मूव कर रहा है, जिसे वायरलेस या बिना तार के संचार कहा जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें बेसिकली वेव या तरंगों का इस्तेमाल करते हैं डाटा को भेजने के लिए, तो वो भी हमारा एनालॉग डेटा है। यानी कि कंप्यूटर के केस में है ना तीन तरीके के एनालॉग डेटा हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल करंट हो सकता है, या फिर है ना लाइट हो सकती है ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर, या फिर वेव यानी कि तरंगे हो सकती हैं, ठीक है। ये सब एनालॉग डेटा होता है। अब आती है बात डिजिटल डाटा की। ये क्या चीज होती है, डिजिटल डाटा भी इलेक्ट्रिकल करंट ही होता है, बट उसे मैनिपुलेट किया जा रहा होता है 0 और 1 की फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि डिजिटल डाटा है ना कुछ अलग ही चीज होती होगी, वो भी इलेक्ट्रिकल करंट होता है। कंप्यूटर के केस में कहा जाता है ना कि हमारा कंप्यूटर डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करता है, डिजिटल डाटा समझता है, तो वो भी कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही होता है, विद्युत सिग्नल के रूप में, बट उसे 0101 की फॉर्म में कंसीडर कर रहे होते हैं, बस इतना सा है। तो एनालॉग डेटा के केस में तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे सर फिर एनालॉग में जो आपने बताया इलेक्ट्रिकल डाटा और डिजिटल में भी आप इलेक्ट्रिकल डाटा बोल रहे हैं, तो दोनों सेम नहीं हो गया, नहीं अंतर है। डिजिटल डाटा के केस में ना जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो बेसिकली डायरेक्ट करंट होता है। करंट में भी दो नाम होते हैं ना, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। आपने अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपने पढ़ी होगी ये बातें। तो जो नॉर्मली किसी बिजली के तार में जो करंट की बात करते हैं वो हम उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी कहा जाता है उसे। और हमारे कंप्यूटर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं इनके अंदर जो करंट चल रहा होता है वो डीसी होता है, यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, कंप्यूटर का मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर ही है ना, तो यहां जो ये बसेस आपको दिखाई दे रही हैं इनमें कौन सा करंट फ्लो होता होगा, इनमें कौन सा करंट फ्लो या कौन सा सिग्नल फ्लो होता होगा, एनालॉग या डिजिटल। तो सीधी सी बात है, आंसर है डिजिटल। यानी कि ये जो बसेस मैंने अभी आपको बोर्ड स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाई थी, अभी डायग्राम वगैरह दिखाए थे, तो उन बसेस में होके, यानी वो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइनें आपको दिखाई देती हैं उनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट ही फ्लो करता है, बट वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट,
ठीक है, और डिजिटल डाटा कह देते हैं उसको। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये आई होप सो आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो ये ध्यान रखना कि इन बसेस में एक बस ऐसी होती है जिसका सीधा संबंध हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि रैम के साथ होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है ये, इसको नोट कर लीजिए। एड्रेस बस, एड्रेस बस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड। मैं आपको बता दूं कि ये है ना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूं। एड्रेस बस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद, लिख लीजिए, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का सीधा संबंध, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी का सीधा संबंध एड्रेस बस के साथ होता है, एड्रेस बस के साथ होता है। ये आप यहां पर नोट कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो, अगर कभी ये कहा जाए कि आपके कंप्यूटर में एड्रेस बस इस्तेमाल में लाई जा रही है 32, मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि आपके कंप्यूटर में एड्रेस बस का जो कॉन्सेप्ट है वो है 32 एड्रेस बसेस इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। ठीक है जी। और अगर ये कहा जाए आपसे कि बताइए मेन मेमोरी की कैपेसिटी क्या होगी, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का मतलब मुख्य मेमोरी। और ये ध्यान रखना कि हमारे कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है उसे रैम कहा जाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। अब एक पॉइंट यहां पर हमें अलग से और लिखना पड़ता है कि जितनी भी मेमोरी होंगी हमारे कंप्यूटर की वो सारी की सारी बाइट एड्रेसेबल मेमोरी कही जाती है। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ये शब्द है ना हमें अपने आप से खुद से जोड़ना पड़ता है लास्ट में। इस बात को है ना आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर मैं कोई सामान खरीद के लेके आया हूं, सपोज दैट मैं एक शुगर यानी चीनी खरीद के लेके आया हूं, है ना, तो मैं 1 किलो चीनी खरीद के लेके आया हूं ऐसा मैंने बोला, तो मुझे अपने से है ना लास्ट में ग्राम भी तो बोलना पड़ेगा कि मैं 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लेके आया हूं, शुगर खरीद के लेके आया हूं। जैसे मैं मान लो 1 किलोमीटर से चल के आ रहा हूं, है ना, तो मैं 1 किलो चल के आ रहा हूं, इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं होगा ना, मैं 1 किलो चल के आ रहा हूं, मुझे बोलना पड़ेगा ना मैं 1 किलोमीटर से चल के आ रहा हूं। तो इसी तरीके से आप समझो कि अगर किसी क्वांटिटी की बात होगी तो लास्ट में आपको ग्राम लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस की बात होगी तो आपको मीटर लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी होती हैं, जैसे मान लो कोई कोई फाइल है हमारे कंप्यूटर में, कोई फोटो है या मान लो कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, किसी भी तरीके की अगर कोई फाइल है, तो मैं अगर ये बोलूं कि ये 1 किलो की फाइल है तो मुझे लास्ट में बाइट लगाना ही पड़ेगा, तब मुझे बोलना पड़ता है, या तब मैं बोलूंगा कि मेरी ये फाइल 1 किलो बाइट की है। समझ में आई बात है नहीं? यानी कि हर एक मेमोरी को लास्ट में आपको बाइट से ही डिनोट करना पड़ता है कंप्यूटर में। ठीक है ना, बाइट शब्द से। तो अगर जैसे किसी मेमोरी में हम कोई फाइल सेव करेंगे तो ऐसे बोलेंगे 1 किलो बाइट की फाइल है, 1 मेगाबाइट की फाइल है। तो इसलिए मेमोरी हमेशा बाइट एड्रेसेबल कहलाती है। ठीक है, जैसे क्वांटिटी ग्राम में, डिस्टेंस मीटर में, तो कंप्यूटर की मेमोरी बाइट में कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ कंप्यूटर में 32 एड्रेस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मुख्य मेमोरी की कैपेसिटी या मुख्य मेमोरी की क्षमता कितनी होगी, तो इसका सही आंसर है, देखो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, जो भी एड्रेस बस हमें दे रखी होगी उसको 2 की पावर में रख देंगे, यानी 2 की पावर 32 कर देंगे। अब आप बोलेंगे सर 2 की पावर ही क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि बेटा देखो कंप्यूटर का पूरा कॉन्सेप्ट बाइनरी पर आधारित है या नहीं, बिल्कुल है। तो बाइनरी की वजह से यहाँ जो भी पावर इस्तेमाल में लाई जाती है वो 2 की पावर n की फॉर्म में लिखी जाएगी। ये उसी तरीके से समझ लो जैसे मैथमेटिक्स यानी कि गणित की हम बात करें तो गणित में जितनी भी पावर्स लिखी जाती हैं वो 10 रेज टू पावर n यानी 10 की घात n के रूप में लिखी जाती हैं।
मैथमेटिक्स में, गणित में। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में जितने भी पावर लिखी जाएंगी वो सब 2 की पावर n की फॉर्म में लिखी जाएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर n में वैल्यू पुट कर दी जितने भी नंबर ऑफ बसेस हमें बताई जा रही हैं, यानी 32। अब इसको है ना थोड़ा सा ब्रेक करिए। 2 की पावर 32 को 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 30 में हम ब्रेक कर लेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसे ही क्यों कर रहे हो? पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में, गणित में हमें ये पढ़ाया गया है कि अगर ये दोनों बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यानी कि इन दोनों को अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू यही आ जाएगी लौट के 2 की पावर 32, है ना। तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम 2 की पावर 32 को है ना अगर ब्रेक करें तो ऐसा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा हमें पता है पहले से, बट ऐसा ही क्यों किया गया? मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तब तो हम ये भी कर सकते थे 2 की पावर यहां पर लिख लो 4 और यहां लिख दो 2 की पावर 28, ऐसा भी कर सकते हो। या और भी कोई है ना आप कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। ऐसे ही क्यों किया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30? ऐसा इसलिए किया, मैं यहां लिख देता हूं। हमारे कंप्यूटर में है ना कुछ शब्दों की वैल्यू पहले से फिक्स होती है। जैसे 1 किलो की वैल्यू हमारे कंप्यूटर में 2 की पावर 10 होती है, या कंप्यूटर में 1 मेगा की वैल्यू 2 की पावर 20 होती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और 1 गीगा की वैल्यू 2 की पावर 30 होती है। ये पहले से निहित है, पहले से तय की गई है। जैसे किलो, मेगा, गीगा, ये शब्द तो आपने पहले से ही सुने होंगे। तो किलो की वैल्यू कंप्यूटर में होती है 2 की पावर 10, मेगा की वैल्यू होती है 2 की पावर 20 और गीगा की वैल्यू होती है 2 की पावर 30। तो यहां पर गीगा शब्द मैं लिख दूं इसलिए मैंने 2 की पावर 30 यहां से अलग कर लिया। अब 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कितना होता है? ये होता है 4। और 2 की पावर 30 को क्या लिख सकते हैं? गीगा, यानी कि जी। और हमारी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है। तो लो जी आ गया आपका आंसर, यानी कि 4 GB रैम। यानी अगर किसी कंप्यूटर में 32 एड्रेस बस का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर 4 GB रैम यूज हो रही होगी, ये पहले से तय होगा। समझ में आई बात या नहीं? इज दैट क्लियर और नॉट? बताइए, ये बात समझ में आ गई? तो इसी तरीके से ना अगर मान लो कभी कोई एड्रेस बस की संख्या आपको दे दी जाए और ये पूछा जाए कि बताओ रैम कितनी लगी हुई है कंप्यूटर में, तो हम है ना इस वाली छोटी सी कैलकुलेशन से ही बता देंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर इतने जीबी की या इतने एमबी की या इतने केबी की रैम लगी हुई है। ठीक है, चलो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से फटाफट है ना इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर मैं यहाँ 32 की जगह 16 कर दूं, अब बताओ क्या सही आंसर आएगा? अगर एड्रेस बस की संख्या 16 है तो बताओ कंप्यूटर में रैम कितनी लगी हुई है? रैम तो पता है ना आपको, हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है और ये मेमोरी सीधे सीपीयू को डाटा देती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, कंप्यूटर के दिमाग को डाटा देती है। इसलिए हम इसको मुख्य मेमोरी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो मैं समझाता हूं। देखो एड्रेस बस की संख्या कितनी है? 16 है। तो फिर से वही रूल लगाना है, यानी कि 2 की पावर n वाला। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर? 16, यानी 2 की घात 16। ठीक है, अब इसको हमें ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक मैं ऐसे करूंगा, ऐसे 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 10। ठीक है, अब 2 की पावर 6 कितना होता है? ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, दैट इज 64, यानी कि 64। और 2 की पावर 10 को मैंने क्या बोला यहाँ पर? किलो बोला। तो ये आ जाएगा यहाँ पर किलो। मेमोरी कौन सी है? बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंप्यूटर में 16 यानी कि 16 एड्रेस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें रैम 64 किलो बाइट की लगी हुई है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली है ना ये सभी लोगों ने, सभी ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड, अच्छा लगा ये देख करके ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया लास्ट टाइम कि एड्रेस बस का सीधा संबंध किससे होता है, तो इसका सही आंसर है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी मुख्य मेमोरी से। ठीक, एक पॉइंट और दिमाग में रखना चाहें तो रख लीजिए कि कंप्यूटर में एड्रेस बस का सीधा संबंध किससे नहीं होता है, वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क हो गई,
या मान लो अगर आप कंप्यूटर में बाहर से भी कोई मेमोरी अटैच कर रहे हैं, जैसे कि मान लो पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये जो इस प्रकार की मेमोरीज होती हैं इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं और इनका सीधा संबंध एड्रेस बस के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर ये बसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। ठीक है जी, समझ आ गया सभी को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मदरबोर्ड के ऊपर है ना, अब अगला नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है आईसी चिप। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कंप्यूटर के केस में, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के नाम से बोल दिया जाता है। इसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को हिंदी में समायोजन परिपथ चिप के नाम से बोला जाता है। समायोजन परिपथ चिप के नाम से इसको बोल देते हैं। अब आईसी चिप बेसिकली होती क्या है, कैसी दिखाई देती है, और हमारे कंप्यूटर के केस में कौन कौन से वो हार्डवेयर होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो आईसी चिप के रूप में है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीपीयू क्या है, तो आप एक सिंपल सा आंसर देंगे, सीपीयू एक आईसी चिप है, जो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर। बिल्कुल चौकोर सा एक आईसी चिप होगा, इतना बड़ा जितना मैं हाथ से दिखा रहा हूं, और उसके चारों तरफ पिन दिखाई देती हैं जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर बसेस से कनेक्ट कर दी जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करूं तो ये क्या होती है, तो पता चला रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है जिसके ऊपर कई सारी आईसी चिप लगी होती हैं। यानी कि इन शॉर्ट रैम का केस भी तो आईसी चिप से ही बना हुआ है। भले ही रैम एक सिंगल आईसी चिप ना हो, बट आईसी चिप कई सारी लगी हुई हैं एक प्लेट पर, जिसको पूरा रैम कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? और अगर हम बात करते हैं रोम की यानी कि रीड ओनली मेमोरी की, तो रीड ओनली मेमोरी हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक सिंगल आईसी चिप के रूप में ऐसे लगी हुई दिखाई देती है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो मोटा मोटी बात है ना, हमें यहाँ पर यह मुद्दे की बात ये समझ में आ गई कि अगर हम अपने कंप्यूटर में सीपीयू, रैम, रोम इन तीनों की ही बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ही आईसी चिप के कॉन्सेप्ट से बनी होती हैं, या ये तीनों ही आईसी चिप होती हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर के केस में सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो यही होता है, सीपीयू, रैम, रोम। ये तीनों का क्यों, ये तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आईसी चिप का, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। देखो अब मैं आपको इन तीनों के फोटोग्राफ डायग्राम दिखाता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये एग्जैक्टली दिखाई कैसे देते हैं। ठीक है, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा हुआ है, और ये को चारों तरफ है ना, आपको जो लाइन लाइन सी दिखाई दे रही है इन्हीं को बोलते हैं बसेस। तो सीपीयू के चारों तरफ पिन होती हैं जिनका कनेक्शन बसेस के साथ कर दिया जाता है। ये देखो एक व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, इसको ही बोलते हैं सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये देखो, ये डायग्राम देख लो, इसको सीपीयू कहते हैं। और ये चारों तरफ जो पिन दिखाई, ये जो चारों तरफ लाइन आपको दिख रही है, इनको बसेस कहते हैं। ठीक, ये देख लो एक व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये इतनी बड़ी होती है आईसी चिप, जो सीपीयू के नाम से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से कहलाती है। ठीक, रैम की भी अगर हम बात करें, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी देखो ऐसे दिखाई देती है, एक ग्रीन कलर की प्लेट और उस पर ब्लैक कलर की आईसी चिप लगी हुई दिखाई देंगी, तो ये पूरी की पूरी रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देख लो डायग्राम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी यानी एक सिंगल आईसी चिप के रूप में दिखाई देती है। और ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है हमारे घर में, उन सभी में इसी तरीके की आईसी चिप लगी हुई दिखाई देगी, जिसको रोम कहा जाता है। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर कोई कंप्यूटर है या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस है ना, यानी कंप्यूटर शब्द आ जाना चाहिए, तब तो है ना उसमें सीपीयू, रैम, रोम तीनों ही होंगे। आपको दिख नहीं रहा था क्या?
अभी जो मैंने ना आपको डायग्राम दिखाए वो दिखे नहीं क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, शायद रह गया होगा। देखो, ये है ना, ये होते रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। मैं फिर से दोबारा दिखा देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दिया होगा, कोई बात नहीं। तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है इस तरीके की आईसी चिप। तो ज्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम हो आपके घर में, चाहे कोई फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, कोई टोस्टर हो, चाहे बच्चों के खिलौने हो, चाहे टीवी या एसी का रिमोट कंट्रोल हो, किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके घर में है, तो उसमें इसी तरीके की आईसी चिप लगी हुई दिखाई देगी, जिसको रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि आपको इस कंप्यूटर में एक ग्रीन कलर की प्लेट होगी ऐसी, और जिसके ऊपर कई सारी आईसी चिप लगी होती हैं, इसको पूरे को रैम कहा कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और सीपीयू की अगर हम बात करें, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, तो वो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, ये एक व्यक्ति ने अपने हाथ में पकड़ रखा है, ये है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल स्क्वायर जैसी एक चिप दिखाई देती है। ठीक है, ये फोटोग्राफ देख लो, इस पर लिखा भी है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और चारों तरफ आपको जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, इनको बसेस बोलते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये सीपीयू है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगा हुआ। ये देख लो, ये भी एक सीपीयू का डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, तो फाइनली सीपीयू, रैम, रोम, अगर हम इन तीनों की बात करें, तो ये सब आईसी चिप के कॉन्सेप्ट से ही बनी हुई है। ठीक है भाई, अब आ जाता हूं आपके सामने। चलो, तो फाइनली हमें ये समझ में आया कि सीपीयू, रैम, रोम, इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, तो ये तीनों ही आईसी चिप होती है। तो आईसी चिप का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। देखो, अगर हम किसी भी आईसी चिप की बात करें, तो जनरली वो ऐसे दिखाई देगी, और उसके दोनों तरफ है ना पिन दिखाई देती हैं। केवल सीपीयू ही एक ऐसी आईसी चिप है जिसके चारों तरफ पिन होती हैं, बाकी सभी आईसी चिप में दो साइड में पिन होती हैं। और हमारे कंप्यूटर के किसी पीसीबी या मदरबोर्ड पर बसेस होती हैं। तो सपोज दैट के कुछ बसेस है ना ऐसे आ रही हैं, और जो आईसी चिप के इन पिन से कनेक्ट की गई होंगी इस तरीके से। मान लो कुछ बसेस इस तरीके से आ रही हैं साइड में से, और इन आईसी चिप के पिन से कनेक्ट की गई हैं, और फिर ऐसे ही है ना इन पिन से इधर की तरफ बसेस को कनेक्ट किया गया होगा। तो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, ताकि है ना किसी एक आईसी चिप से किसी दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट तक इलेक्ट्रिकल डाटा, या केवल डाटा कह दीजिए, वो भेजा जा सके। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर यहां से कोई डेटा आ रहा है, यहां से कोई डेटा आ रहा है, और वो डेटा इस आईसी चिप में होकर बाहर निकालना है और इस वाली बस से भेजा जाएगा, मान लो किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को जो यहाँ लगा हुआ है, तो ऐसे आएगा डाटा और इसमें होके इधर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से है ना आईसी चिप का कॉन्सेप्ट होता है पूरे कंप्यूटर में। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी आईसी चिप को जोड़ देंगे, किससे? मदरबोर्ड पर जोड़ देंगे, और मदरबोर्ड पर जो बसेस हैं उनसे जोड़ दिए जाते हैं इन आईसी चिप के पिन को, ताकि इधर से डाटा आए, इधर से निकल जाए, इधर से डाटा आए, यहां से निकल जाए, और इसी तरीके से सारा का सारा डेटा या डाटा कह दीजिए वो मूव करता रहता है। ठीक है, कंप्यूटर में। थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखो, आईसी चिप का जो इतिहास है वो 1957 यानी कि 1957 से शुरू होता है। 1957 में सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम था J.S. किल्बी। कई बार केवल यही पूछा गया कि बताओ आईसी चिप का डेवलपर कौन था। तो J.S. किल्बी नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले आईसी चिप का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, इसने बोला था कि हम आने वाले समय में कुछ ऐसा डेवलप कर लेंगे जो ये वाला कॉन्सेप्ट होगा। तो केवल 1957 में आईसी चिप का इंट्रोडक्शन दिया था J.S. किल्बी ने। अब बहुत सारी लोकल राइटर की किताबों में और बहुत सारी लोकल राइटर की बुक्स में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहली किताबों में और पीडीएफ में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहली आईसी चिप 1957 में ही बन गई थी, जबकि ऐसा नहीं है, गलत है वो। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा बोलता हूं कि लोकल राइटर की किताबों को या लोकल राइटर की पीडीएफ को मत पढ़ा करिए, थ्योरी के लिए तो बिल्कुल भी मत पढ़िए। उसमें गलत लिखा हुआ है कि 1957 में सबसे पहली आईसी चिप बन गई, ऐसा नहीं था। केवल J.S. किल्बी ने एक इंट्रोडक्शन दिया था। 1958 में 1958 में ना इसने यानी कि J.S. किल्बी ने सबसे पहली आईसी चिप बनाई थी।
क्या कर दी? आईसी चिप बना दी। तो 1958 में ना सबसे पहली आईसी चिप बनी है। अब मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। लोकल राइटर की किताबों में या लोकल राइटर की पीडीएफ में तो चलो गलत लिखा हो, वो अलग केस है। सपोज दैट कि अगर आपका एग्जाम हो रहा है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पहली आईसी चिप कब बनी, और अगर 1958 ऑप्शन में दे ही ना रखा हो, 1958 ऑप्शन में दे ही ना रखा हो और 1957 दे रखा हो, तो आप आंसर टिक कर देना, छोड़ के मत आ जाना। क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड भी है ना, कोई भगवान नहीं होता है। भारत में यानी कि इंडिया में एक टॉप लेवल का जो एग्जाम है, मैं आईएएस वगैरह की, आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है जिसे एसएससी कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल सीएचएसएल के जो एग्जाम होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उसमें भी है ना एग्जामिनेशन बोर्ड गलतियां करते हैं। सोचिए आप इंडिया लेवल का एक एग्जाम कराने जा रहे हैं और एग्जाम में गड़बड़ी कर दी, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में गड़बड़ी कर दी, ऑप्शन गड़बड़ी कर दी आपने, या आंसर की में आंसर गड़बड़ कर दिया आपने। तो आप इंडिया लेवल का एक एग्जाम कराने जा रहे हो और आपसे है ना क्वेश्चन ठीक से नहीं दिए जा रहे, आंसर की में आंसर ठीक से नहीं दी जा रही, तो ये बहुत सोचने वाली बात है ना। ऐसा ही मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो एग्जामिनेशन बोर्ड बदनाम होते हैं इस चीज के लिए कि वो कभी ना कभी गलतियां कर देते हैं। लास्ट ईयर की लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2023 की, तो एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में, जिसमें 20-20 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के। खैर क्वालिफाई करना था, बट पढ़ने तो 20 क्वेश्चन ही पड़ेंगे आपको, तभी आप क्वालिफाइंग क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो उसमें कई सारे क्वेश्चन में गलती थी, कई सारे क्वेश्चन में। जैसे मैंने पेरिफेरल डिवाइस का एक केस बताया था ना आपको कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है ना। तो उन्होंने क्या लिख के दिया एक स्टेटमेंट में कि इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती हैं। बताओ, हद हो गई। मतलब कौन से आदमी को कंप्यूटर के क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था उन्होंने, वो है ना ऑप्शन में ये लिख के दे रहा है कि इनपुट डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइस नहीं होती हैं, और उसको वो सही भी मान रहा है। हद हो गई। तो एग्जामिनेशन बोर्ड है ना कोई भगवान नहीं होते, गलतियां वो भी करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इनकेस ऐसा हो जाए कि आईसी चिप सबसे पहले कब डेवलप हुई और 1958 ऑप्शन में न दे रखा हो और 57 दे रखा हो, तो इसको भी टिक कर देना, मान लेना कि वो उसे नॉलेज नहीं है, वो यही मान रहा होगा। ठीक है। बट ये जो 1958 में सबसे पहली जो आईसी चिप बनाई थी ना, ये आज की जो हम आईसी चिप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो नहीं थी। नॉलेज के लिए केवल ध्यान रखिएगा कि 1958 में जो आईसी चिप बनाई गई वो एक मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाई गई थी जिसको सेरेमिक मटेरियल बोलते हैं। सेरेमिक मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। तो फिर है ना 1959 में 1959 में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम है रॉबर्ट नॉइस। इस व्यक्ति ने फिर एक आईसी चिप बनाई जो कि जीएस किल्बी का पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हुए नई आईसी चिप बनाई थी, है ना। यहां लिख सकते हैं आप, न्यू आईसी चिप बना दी। ठीक है जी। और ये जो नई आईसी चिप बनाई इसने, इसमें एक मटेरियल इस्तेमाल किया जिसकी प्रॉपर्टी या गुण को हम मोनोलिथिक कहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको मोनोलिथिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल ध्यान रखना कि मोनोलिथिक बेसिकली कुछ मटेरियल यानी कि धातुओं की प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जिसमें 2 एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, एक सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो आज की डेट में जितनी भी आईसी चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन धातु से बनाई जाती है। आपने सुना होगा कई बार कि कंप्यूटर में एक आईसी चिप लगी है, सिलिकॉन आईसी चिप लगी हुई है। तो सिलिकॉन कह दो, सिलिकॉन कह दो, है ना, ये इसी मटेरियल का इस्तेमाल करके आईसी चिप बनाई जाती हैं। ठीक है। बट अगर कभी सिलिकॉन अवेलेबल ना हो तो उस केस में जर्मेनियम का इस्तेमाल करके भी आईसी चिप को बनाया जा सकता है। दोनों ही मोनोलिथिक प्रॉपर्टी पर काम करती हैं। ठीक। तो अब आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ आईसी चिप सबसे पहले किसने बनाई थी, तो अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाएं जीएस किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, ऐसा मैंने देखा था एक पेपर में कि जिसमें पूछा गया कि आईसी चिप का डेवलपर कौन था, और दोनों ही नाम है ना एक ही ऑप्शन पे डाल दिए उन्होंने, जीएस किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस, तो उसको सही माना था। तो ये भी ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं? तो ये दोनों नाम अगर किसी एक ही ऑप्शन पर लिखे हुए आ जाएं तो ये भी हमारा सही आंसर होगा। ठीक। अब मैं आपसे ना नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं,
और जिस किसी को भी आंसर पता हो तो बताइएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आईसी डेवलप करने वाला देश कौन सा है? देखते हैं किसकी जीके बहुत सही है, जीके किसकी बढ़िया है। तब तक है ना, मैं एक बच्चे के कमेंट का आंसर देता हूँ। चंचल चौधरी, ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं और ये बार बार लिख रही हैं, सर आप कैप क्यों लगाते हो? देखिए, आप बताइए कमेंट का आंसर, जो मतलब आप क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में जो मैंने पूछा है, तब तक मैं चंचल जी का कमेंट का आंसर दे दूं। देखो, कैप लगाने का ना एक सिंपल सा रीजन है, मेरी आंखों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लाइट से, और हमारे ऊपर है ना, यहाँ जहाँ छत है, यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब लाइट जलती है, बहुत सारी, तब जाके है ना ये रोशनी होती है इतनी, और आपको क्लियरली दिखाई देता है। तो अभी भी है ना मेरे सिर के ऊपर 8 ट्यूब लाइट जली हुई हैं, बड़ी बड़ी वाली जो होती है। तो उनकी रोशनी जब सीधे है ना मेरी आंखों में लगती है तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो बोले कि सर ज्यादा रोशनी में ना हो सकता है आपकी आंखों में कोई दिक्कत होती हो। तो फिर मैंने कहा सोल्यूशन क्या है? तो बोले सोल्यूशन क्या है, लाइट कम कर दो। मैंने कहा लाइट कम कर देंगे तो दिखाई नहीं देगा सही से बच्चों को। तो फिर मैंने ही सोचा एक काम किया जा सकता है कि हम कमरे में फैली हुई रोशनी को तो कम नहीं कर सकते, हाँ डायरेक्टली जो रोशनी मेरे आंखों पे आ रही है उसको कम किया जा सकता है। कैप लगा लो, क्योंकि कैप से ना मेरे आंखों के सामने थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, तो इसलिए कैप लगा लिया मैंने। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ज्यादातर बच्चों ने ना आंसर दिए हैं गलत। चलो कोई बात नहीं, हर चीज हर चीज सभी को पता हो ये भी तो जरूरी नहीं है। तो देखिए, ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। सही आंसर है ताइवान। जिन लोगों ने ताइवान आंसर दिया ना, वो सही आंसर है। देखो, ताइवान नाम का देश है और ये देश चाइना के नजदीक है, चीन के नजदीक। और ये भी आपने ना खबरों में सुना होगा कि चाइना यानी कि चीन ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता हमेशा, है ना, जिसको अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। किसको? ताइवान को। ताइवान नहीं चाहता कि मैं चाइना में मिल जाऊं, और चाइना कहता है कि तुम हमारे ही पार्ट हो और हम ही में मिल जाओ। एक अगर जीके आपकी स्ट्रांग है तो आपने ये भी सुना व पढ़ा होगा कि ताइवान को कुछ देश है ना कंसीडर ही नहीं करते कि ये देश भी है। कुछ देश तो ये भी कहते हैं कि ताइवान देश नहीं है, ताइवान चाइना की ही कोई टेरिटरी है, वो कंसीडर भी नहीं करते हैं, जबकि ताइवान एक अलग से देश भी है। तो पूरी दुनिया में जितनी भी आईसी चिप बनती हैं उसका 60% यानी कि 60% है ना, आईसी चिप यही बना के देता है ताइवान नाम का देश। इसीलिए चाइना सोचता है कि ये ताइवान नाम का देश हम में मिल जाए तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, है ना। तो 60%, लगभग 60% आईसी चिप यही पूरी दुनिया को बना के दे रहा है। चाइना का भी कंट्रीब्यूशन है, बट वो ज्यादा नहीं है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही आता है कि जो आईसी चिप बनती होंगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनते होंगे, सब चाइना भी बनते हैं। चाइना का आईसी चिप कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा 5-6% के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। ये बना के देता है पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा आईसी चिप। हमारा इंडिया, भारत भी इस तरफ है ना आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। हमारे जो मोदी सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो भी इस तरफ आगे बढ़ रही है, सपोर्ट कर रही है। एक बजट भी पास हुआ है जिसके थ्रू इंडिया में भी आईसी चिप डेवलप की जाएंगी, और आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितने सही तरीके से आईसी चिप डेवलपमेंट हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली है ना ये समझ में आ गया कि आईसी चिप का ही कॉन्सेप्ट है हमारे पूरे कंप्यूटर में। ठीक है, क्योंकि जब सीपीयू, रैम, रोम, ये तीन ही मुख्य नाम होते हैं कंप्यूटर के केस में, और वो तीनों के तीनों ही आईसी चिप के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। आईसी चिप के केस में ना एक बात ध्यान रखिएगा कि ये अगर आईसी चिप बनाई गई है, ठीक है, चाहे वो सिलिकॉन से बनी हो चाहे जर्मेनियम से बनी हो, इस आईसी चिप के अंदर भी तो कुछ होता ही होगा। मैंने तो ये बताया आपको कि डाटा इधर से आ रहा है और इधर निकल गया, मान लीजिए इधर से आ रहा था, इधर होके निकल गया, आईसी चिप के अंदर होके। तो आईसी चिप के अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो आईसी चिप के अंदर भी होते हैं सर्किट्स, यानी कि परिपथ बने होते हैं। यहां इसके अंदर बने होते हैं सर्किट, यानी जिसे हिंदी में परिपथ कहते हैं, जिनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा। इनके अंदर भी परिपथ होते हैं, और इनके अंदर जो परिपथ होते हैं वो दो चीजों से बने होते हैं। एक तो होता है लॉजिक सर्किट, जिनको लॉजिक गेट्स भी कहा जाता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो ये नाम जरूर सुने होंगे। और दूसरा है एंड ट्रांजिस्टर्स।
ट्रांजिस्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आईसी चिप को बनाने में, मतलब उसके अंदर। हिंदी में ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो ऐसे लिख लो, आईसी चिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित है, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर पर आधारित होता है। जैसे कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का, जहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर लाखों की संख्या में क्या होते हैं, लाखों की संख्या में क्या होते हैं। तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए सबसे पहले, एक तो लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर्स। अब ऐसा हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ही नाम लिया जा रहा हो, तो जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था उसमें केवल यही शब्द लिखा था ट्रांजिस्टर, तो ये भी ठीक है। वहां भले ही लॉजिक गेट का नाम ना लिया गया हो तो ट्रांजिस्टर लिखा है, वो भी ठीक है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या बना कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ सीपीयू क्या कंसिस्ट करता है, लाखों की संख्या में, मिलियंस ऑफ, तो आंसर था ट्रांजिस्टर्स। बट ये नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक बच्चे ने वो लिखा है कि सर परिपथ तो रास्ता होता है ना, हाँ, सर्किट कह दो या परिपथ कह दो, इसका मतलब रास्ता होता है जहां पर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करे। हमारे घर में भी तो बहुत सारे रास्ते होते हैं रास्ते का मतलब वायर यानी कि तार। पूरे घर में हमारे परिपथ ही तो बने हुए हैं। हमारे घर में कहीं ना कहीं कमरे में एक बिजली का बोर्ड होगा, और उस बिजली के बोर्ड से ना इलेक्ट्रिकल वायर पूरे घर में जा रहे होंगे, पूरे कमरे में जा रहे होंगे, है ना, पंखे तक जा रहे हैं, एसी तक जा रहे हैं, ट्यूबलाइट तक जा रहे हैं। तो हमारे घर में जितने भी तार हैं बिजली के, चाहे वो दीवार के अंदर हो चाहे वो दीवार के बाहर दिखाई दे रहे हो, इनको भी परिपथ कहा जाता है, सर्किट कहा जाता है, जिनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा एक जगह से दूसरी जगह तक। समझ में आ गया सभी को? तो फाइनली ये बात ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल करंट की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फ्लो होने की बात जहां कहीं भी आएगी वहां पर परिपथ बने होते हैं, सर्किट बने होते हैं। तो आईसी चिप के अंदर लॉजिक गेट या और ट्रांजिस्टर, ये दोनों सर्किट बने होते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आईसी चिप बन तो 1959 में गई थी, रॉबर्ट नॉइस ने जो बनाई थी, बट आईसी चिप का कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि मार्केट में आना और इसे कोई भी खरीद ले, कोई भी इस्तेमाल कर ले। ये काम शुरू हुआ था 1964 से। तब आईसी चिप में या आईसी चिप के केस में कैटेगरी बना दी गई जिसका नाम रखा गया एसएसआई। ये 1964 से बनने वाली आईसी चिप की कैटेगरी को कहा जाता है। इसका अपना एक फुल फॉर्म भी होता है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद जो आईसी चिप बनाई गई उनकी कैटेगरी का नाम रखा गया एमएसआई। इसका फुल फॉर्म दिया गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब आप बोलेंगे सर इन अलग अलग नामों में अंतर क्या है? तो अंतर है बेटा इन्हीं दोनों का, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर का। यानी कि एसएसआई नाम की जो आईसी चिप होगी उसमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर्स की संख्या कम होती है, और एमएसआई होगी यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसी चिप होगी तो इसमें ज्यादा होगी आईसी चिप की संख्या। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी बनाई गई आईसी चिप की जिसका नाम रखा गया एलएसआई, और इसका फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या और ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी बनाई गई है जिसका नाम है वीएलएसआई। इसका फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या जिसको एक और नाम से भी बोला जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर। ये ध्यान रखना कि हमारे सीपीयू को कंप्यूटर में प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोल दिया जाता है। आपको पता है ना, जब कोई मोबाइल फोन वगैरह खरीदते हैं या कंप्यूटर खरीदते हैं तब हमें ऐसा बताया जाता है उस शॉपकीपर के द्वारा, यानी कि जो दुकान वाला जो मोबाइल या कंप्यूटर बेच रहा है वो क्या कहता है कि भैया इसके अंदर है ना 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। बोलता है ना, इतना बड़ा सा नाम बोलता है 2.1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, तो वो क्या बता रहा है? वो सीपीयू के बारे में बता रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो सीपीयू लगा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम की चिप लगी हुई है, उसी को प्रोसेसर भी कह देते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो वीएलएसआई कैटेगरी की आईसी चिप होती है हमारा सीपीयू। और इसके बाद एक और लास्ट कैटेगरी बनाई गई है
जो यूएलएसआई कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका क्या मीनिंग है और ये कौन सी आईसी चिप है, कहां इस्तेमाल में लाई जा रही है? इनमें लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या बहुत 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 ज्यादा होती है ना? तो समझ में आया ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये यूएलएसआई कैटेगरी की जो आईसी चिप है ना, इनका इस्तेमाल किया जाता है रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स वाली आईसी चिप में, या ऐसे बोल दीजिए रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो आईसी चिप लगाई जाती हैं वहां पर बेसिकली यूएलएसआई कैटेगरी की आईसी चिप लगी होंगी। अब जरूरी नहीं होता कि इंसान जैसा ही कोई रोबोट हो, है ना, जैसे हमारे शरीर जैसा, हमारे इंसानी शरीर जैसा ही कोई रोबोट हो, उसी में यूएलएसआई कैटेगरी की आईसी चिप होगी। रोबोट तो कहीं भी हो सकते हैं ना, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहां पे भी रोबोटिक मशीनें होती हैं जो सामान को इधर से उधर उठा के रख रही होती हैं, है ना? तो वो उन रोबोट के अंदर जो आईसी चिप का कॉन्सेप्ट है वो यूएलएसआई कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो ये 5 नाम याद रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि अगर जैसे वीएलएसआई लिखा हुआ है, वीएलएसआई, तो जब आपसे पूछा जाए कि वीएलएसआई की फुल फॉर्म क्या है तो आंसर होगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जब वीएलएसआईसी लिख दिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना? यहां पर लास्ट में आईसी लिखा हुआ है ना, तो इसका फुल फॉर्म फिर इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेटेड शब्द फिर आप बोलेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार केवल ऐसे ही पूछ लेते हैं, कई बार आईसी लगाकर पूछ लेते हैं, तो फिर फुल फॉर्म में थोड़ा सा चेंज या बदलाव हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट है, सर सुपर कंप्यूटर में यूएलएसआई चिप यूज होते हैं क्या? हाँ, सुपर कंप्यूटर के केस में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाली आईसी चिप ही यूज होती है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास और आज की सभा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं एक बार फिर से बता दूं आप सभी लोगों को कि जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर लिखकर पढ़ाया और समझाया, अगर आपने इसे खुद से नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज पूरा का पूरा लिखा हुआ इसकी क्लास पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर है। और अगर इस चैनल से कोई जुड़ नहीं पा रहा है तो कैसे जुड़ेंगे इसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी ही थी। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको इसी तरीके से मिलती जाएंगी, आपका बैच रहे या ना रहे, हमेशा मेरी लेटेस्ट पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, टॉपिक, चैप्टर और एमसीक्यू सभी तरीके से। ठीक है, और बताइए। ठीक है, तन्नू जी ने लिखा है सर नाइस क्लास सर जी, थैंक यू थैंक यू। अभिषेक ने भी लिखा है सर मजा आ गया, चलिए अच्छी बात है। जो मैं समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को वो क्लियरली अगर समझ में आ रहा है तो और इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती। दूसरी बात, इसे समझने के बाद हमारे 10 में से 10 नंबर भी पक्के हो जाने चाहिए, है ना? बस हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक छोटी सी बात और जाते जाते बोलूंगा कि देखो, ये हो सकता है आपके लिए नया सब्जेक्ट हो जिसको आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी है ना प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेना, थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है इस सब्जेक्ट में, वरना ऐसा कोई शाका लाका बूम बूम नहीं हो सकता इसमें कि तुरंत चुटकी बजाओ और सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।